जी, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to another lecture of parallel and distributed computing. This is lecture 4 of the entire series, and the topics that we are going to cover today will be shared memory interconnection network, and apart from that, we'll talk a little bit about distributed memory, of course, if we have some time left for that. शेयर्ड मेमोरी इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या चीज़ है और उसके तीन मुख्तलिफ हम यहाँ पे टाइप्स डिस्कस करेंगे. कनेक्टिविटी के टाइप्स, दिस द कनेक्टिविटी बिटवीन द प्रोसेसर्स एंड द मेमोरी मॉड्यूल्स, वी विल टॉक अबाउट दैट कि वो फिजिकली किस तरह से जो है वो कनेक्टेड होते हैं. सो हम उसके बारे में बात करेंगे, उसकी तीन स्ट्रेटजीज को डिटेल के साथ देखेंगे और उसके प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी को हम देखेंगे कि वो होता क्या है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज शेयर्ड मेमोरी इंटरकनेक्शन नेटवर्क. ये है क्या चीज़? सो यू शुड नो कि अगर हम शेयर्ड मेमोरी इंटरकनेक्शन नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या होता है और वो जनरली उसको करने का मतलब कनेक्टिविटी करने का जो है स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. सो एन इंटरकनेक्शन नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ लिंक्स that connects one or more devices to each other for the purpose of inter-device communication. So if you are coming from a background of computer networking, you would already know कि कनेक्टिविटी किस पर्पस के लिए की जाती है और उसमें लिंक्स क्या होते हैं और डिवाइसेस क्या. जैसे कि अगर आप कोई एक क्लाइंट या सर्वर को कनेक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स क्लाइंट और सर्वर के बीच में काफ़ी सारी लिंक्स होती हैं जो कि वायर्ड हो सकती हैं या फिर वायरलेस होती हैं. और client can be considered as one node and the server can be considered as the other node. ठीक है. So here again, even in architecture on a chip, उधर भी आप देखते हैं कि आपको मुख्तलिफ मेमोरी के मॉड्यूल्स को और फिर उस तरह के मुख्तलिफ प्रोसेसर्स जो आपके पास अवेलेबल होते हैं उनको आपने थ्रू सम लिंक्स जो है वो कनेक्ट करना होता है. अब ये लिंक्स क्या हो सकते हैं? वो बसेस हो सकते हैं या वो फिर जो कि शेयर्ड मीडियम हो सकते हैं या उसके अलावा फिर dedicated links अगर आप बनाना चाहें. So we will talk about those strategies in this lecture. In the context of computer architecture, an interconnection network is used primarily to connect processor to processor or allow multiple processors to access one or more shared memory. So this is what it means by an interconnection network within the system itself, within the context of the computer architecture. इंटरकनेक्शन नेटवर्क से मकसद क्या है? आप प्रोसेसर्स के बीच में कनेक्टिविटी या फिर प्रोसेसर से मेमोरी के बीच में कनेक्टिविटी जो है वो किस तरह से करते हैं. Here specifically we will be talking about processor to memory modules in specific. Generally processor to processor जो है वो कम्युनिकेशन उतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना प्रोसेसर टू मेमोरी जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है. So we will be focusing on that for the most part. The way these entities are connected to each other has a significant effect on the cost, applicability, scalability, reliability, and performance of a parallel computing. So a number of things get associated when you talk about this interconnection network. If you design this very poorly, you can be sure कि आपका cost ज़्यादा होगा, उसकी applicability as such नहीं होगी, आप उसको स्केलेबल नहीं बना सकते कि वक्त के साथ आप कहें कि जी मैं अगर मेमोरी मॉड्यूल्स को या नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को बढ़ाता जाऊं तो ये कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा. रिलायबिलिटी भी उसके ऊपर मैटर करेगी. एट टाइम्स यू वुड डू सम रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रोसेसर टू अ पर्टिकुलर मेमोरी मॉड्यूल और आपको शायद कंजेशन की वजह से जो है आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड ही ना हो और अगेन आपको ज़्यादा जो है मॉड्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे, मेमोरी मॉड्यूल्स नहीं लेकिन कुछ और ऐसे मॉड्यूल्स फॉर एग्जांपल बफर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे या फिर क्यूज आपको बीच में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दैट रिक्वेस्ट एंटरटेनमेंट. ठीक है. सो a number of things would be the parameters which would either increase the cost or applicability or scalability or other things. So parallel computing में आप जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क की जो स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हैं यू कैन कंसिडर इट एज द हार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम. ठीक है. सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया क्लाइंट सर्वर की मैंने आपको एग्जांपल दी, वो नोड्स कंसिडर होते हैं. तो यहाँ पे चाहे आप प्रोसेसर या मेमोरी मॉड्यूल्स की बात करें, अगर हम इसको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम या ग्राफिकल प्रॉब्लम में इसको मॉडल कर लें इस प्रॉब्लम को, तो हम इन सबको जो है वो जनरली नोड्स आगे कहेंगे. शायद आगे स्लाइड्स में नोड्स का जिक्र हो. सो यू शुड नो कि you don't need to get confused. You can either consider it as the memory or the processor. So the main problem is how to do the interconnection of the CPUs to each other and to the memory. So
that's the interconnection network, and that's the problem that we need to resolve. So there are three main network topologies, and by topology, the word topology, just understand कि topology का मकसद ये है कि हमने फिजिकली चीजों को कैसे इंटरकनेक्ट किया है. दैट इज व्हाट इज मीन बाय फिजिकल टोपोलॉजी कि आपने कौन से नोड को किस नोड के साथ किस तरीके के थ्रू, किस लिंक के थ्रू जो है वो आपने अटैच किया है. फिजिकल जो आर्किटेक्चर है या जो लेयरिंग है वो किस तरह से हुई है. तो एक तरीका जो है वो क्रॉस बार है, दूसरा ओमेगा नेटवर्क है, और तीसरा जो है वो सेंट्रल डेटाबेस. सो क्रॉस बार में आपके पास n स्क्वायर कनेक्शंस होते हैं. मतलब ये कि कोई शेयरिंग नहीं होती किसी भी लिंक की. हर एक प्रोसेसर से हर एक मेमोरी मॉड्यूल तक एक डायरेक्ट कनेक्शन, एक डेडिकेटेड जो है वो पाथ जो है वो गया हुआ है. ठीक है. सो इसमें ऑफ कोर्स यू कैन ऑलरेडी अज्यूम कि आपके नंबर ऑफ लिंक्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे. अगर आप ओमेगा नेटवर्क की बात करें, या लेट्स कम टू सेंट्रल डेटाबेस फर्स्ट, which is the complete opposite of the crossbar, जिसमें हर एक के लिए, जैसे मैंने बताया, डेडिकेटेड एक कनेक्शन होता है. इन सेंट्रल डेटाबेस देयर इज जस्ट वन कनेक्शन एंड n नंबर ऑफ नोड्स वुड बी शेयरिंग दैट. ठीक है. सो विच इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ द क्रॉसबार. सेंट्रल डेटाबेस में डेफिनेटली आपके साथ जो है वो शेयरिंग हो रही है. ठीक है. एक ही डेटाबेस है और उसको तमाम प्रोसेसर जो है वो शेयर कर रहे हैं. और आप ये स्ट्रेटेजी जनरली एक शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में कॉमनली देखते हैं, जिसमें एक दो मेमोरी मॉड्यूल्स हैं और उसमें 4 से 8 तक आपके पास अगर प्रोसेसर्स हैं. ठीक है. सो इन दैट केस या आप जनरली फ्यू जो है वो प्रोसेसर्स अगर आप करना चाहें तो उस केस में ये सेंट्रल डेटाबेस वाला जो आइडिया है दैट वर्क्स प्रीटी फाइन, क्योंकि ये तमाम प्रोसेसर्स जो है वो मेमोरी साइकिल्स के लिए उसके अंदर कम्पीट कर रहे होते हैं. और जिस किसी को भी अगर रिक्वायरमेंट हो किसी एक मेमोरी के ऊपर रीड या राइट करने की मॉड्यूल के ऊपर, सो वो इंतजार करेगा कि ये सेंट्रल बस जैसे ही फारिग हो तो उसको मौका मिलेगा. वी विल गो इनटू फर्दर डिटेल इन द कमिंग स्लाइड्स. इन दोनों का जो इंटरमीडिएट जो स्ट्रेटेजी है वो ओमेगा नेटवर्क है, एंड दिस इज फॉर द मोस्ट पार्ट द मोस्ट कॉमन वन, द कॉमनली यूज्ड वन, बिकॉज दिस फोकसेस बोथ ऑन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस एज वेल एज द कॉस्ट. ठीक है जी. कॉस्ट भी आपकी ज्यादा नहीं होती. क्रॉस बार में आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है. ठीक है. सेंट्रल बस में आपके जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होती रहती है जैसे ही नंबर ऑफ सीपीयूज या मेमोरी मॉड्यूल्स इंक्रीज होते जाते हैं. Omega network is somewhere in the middle, and of course it would have its own strategy. There would be more complexity if you try to find that perfect balance between the crossbar and the central bus. So we see that we have n log n to the base 2 connections that would be required, and n log n to the base 2 switching stages and shared on a path. So we'll see कि जी इन इस डिटेल्स का, इन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस का जो है वो मकसद क्या है और ये आगे किस तरह से जो है वो हम वैलिडेट करते हैं. ओके. सो अगर हम इनकी डिवीजन करें, ठीक है, हमने देखा है, आपने यहाँ पे देखा है एक सेंट्रल डेटा बस. सो आई एम सिंपली रीनेमिंग दैट विद द नेम बस, और इसके अलावा क्रॉस बार और ओमेगा. ठीक है. सो यू सी के इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो है वो आपके पास दो तरह के हैं, शेयर्ड है या फिर स्विच्ड है. तो शेयर्ड में आपके पास बस है, जैसे मैंने बताया, तमाम प्रोसेसर्स एक ही बस को या जो मॉड्यूल्स हैं वो एक ही बस को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं. और उसके अलावा जो आपके पास स्विच्ड हैं उसमें आपके पास क्रॉस बार और ओमेगा, ये दोनों जो है वो स्विच्ड टाइप की इंटरकनेक्शन नेटवर्क कैटेगरी को एक्चुअली यूज करते हैं. दिस इज जनरल क्लासिफिकेशन फॉर योर कन्वीनियंस. अभी तक जो आपने शेयर्ड मेमोरी में देखा है, आपके पास मुख्तलिफ मेमोरी मॉड्यूल्स या फिर जो मुख्तलिफ सीपीयूज हैं वो एक नेटवर्क को यूज कर रहे होते हैं. जैसे आपने कोई एक कॉमन बस देखा था जिसमें तमाम मेमोरी मॉड्यूल्स उसके थ्रू कनेक्टेड थे टू वन और मल्टीपल सीपीयूज. ये उसकी एक लॉजिकल डिपिक्शन है, लेकिन अगर आप उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो वो इन तीन स्ट्रेटेजीज में से कोई एक स्ट्रेटेजी होगी, या तो वो सेंट्रल डेटा बस वाली, या फिर ओमेगा नेटवर्क, या फिर क्रॉस बार. ठीक है. सो अब हम इन तीनों को इंडिविजुअली देखेंगे. सो ये दोनों तो आपको सेंट्रल डेटा बस और क्रॉस बार आपको काफी इंट्यूटिव लग रही होंगी कि ये जो 0 से लेके 7 तक इनपुट्स हैं और 0 से लेके 7 तक जो आउटपुट्स हैं. सो इनपुट्स वुड एक्चुअली यू कैन कंसीडर देम एज द प्रोसेसर्स, और जो आउटपुट्स हैं वो आप कंसीडर कर सकते हैं एज मेमोरी मॉड्यूल्स. फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम 7-8 प्रोसेसर्स को एज्यूम करेंगे और हम एट द सेम टाइम 8 जो है वो मेमोरी मॉड्यूल्स को भी एज्यूम करेंगे कि हमारे पास हैं. ऑफ कोर्स ये कम या ज्यादा हो सकते हैं,
but that would lead to more complication. But just to understand कि cross bar किस तरह से काम करता है, we take these examples. And the same also for Omega network, जिसमें आपके पास ये जो input पे आपको 8 inputs नजर आ रही हैं और output पे आपको 8 output नजर आ रही हैं. You can consider them as the input as the processor and the outputs as the memory modules. And the same goes for central data bus. Okay, so the first topology, the most simplest one, but you can say that not the most common one to be used, is the buses topology. So as you can see, यहाँ पे आपके पास दो प्रोसेसर्स हैं और अगर वो एक शेयर्ड मेमोरी को यूज कर रहे हैं, प्रोसेसर 0 और प्रोसेसर 1, तो प्रोसेसर 0 और प्रोसेसर 1 दोनों जो है वो शेयर्ड मेमोरी के ऊपर वो एक बस शेयर कर रहे हैं जो कि डेटा के लिए एक सेपरेट बस है और एड्रेसिंग के लिए एक सेपरेट बस जो है वो यूज की जा रही है, ठीक है. बट इन एनी केस अगर प्रोसेसर 0 इस बस को यूज करेगा फॉर डेटा, तो प्रोसेसर 1 एट दैट वेरी टाइम उसको यूज नहीं कर सकता होगा, एंड प्रोसेसर 1 विल हैव टू वेट फॉर प्रोसेसर 0. सो डायरेक्टली यू कैन सी कि जिस टाइम प्रोसेसर 0 यूज कर रहा है प्रोसेसर 1 को इंतजार करना पड़ रहा है, तो वो जो इंतजार है इट इज अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, ठीक है. प्रोसेसर 1 एट दैट टाइम उसके साइकिल जो है किस तरह से वेस्ट हो रहे हैं. So as you can see, it's the simplest and earliest parallel machine used buses जो पुरानी वाली थी. All processors access a common bus for exchanging data, जैसे मैंने बताया, ठीक है. ये सब जो है वो एक ही बस यूज करते हैं और डिस्टेंस जो है between any two nodes, जैसे आप ये नोड्स देख रहे हैं, इट इज ऑर्डर ऑफ 1 इन अ बस. सो मतलब ये है कि जो डिस्टेंस होगा, जो टाइम लगेगा प्रोसेसर 0 को शेयर्ड मेमोरी तक एक्सेस करने में या प्रोसेसर 1 को शेयर्ड मेमोरी तक एक्सेस करने में, वो सेम होगा. ऑफ कोर्स दैट इज अनदर थिंग कि इस वक्त किसको मौका मिल रहा है उस बस के ऊपर डेटा सेंड या एड्रेस सेंड या रिसीव करने का, लेकिन जो टाइम लगेगा किसी भी नोड को दूसरी नोड को डेटा ट्रांसफर करने का, वो सेम ही होगा. इट विल नॉट बी डिफरेंट. The bus also provides a convenient broadcast medium. So there is another additive advantage in the case of bus कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एक डेटा जो है या कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस अगर आप मल्टीपल नोड्स को सेंड करना चाह रहे हैं, तो आप बस के ऊपर उसको सिंपली फॉरवर्ड कर देंगे और ये बस जो है वो एक ब्रॉडकास्ट मीडियम की तरह काम करेगा. मतलब बस चूंकि सबके साथ कनेक्टेड है एट एनी पॉइंट इन टाइम, तो वो चीज़ सब तक जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ए ब्रॉडकास्ट मीडियम. ब्रॉडकास्ट जनरली उस मीडिया या उस मीडियम को कहते हैं जिसपे आप कोई एक डेटा अगर भेजें तो वो सबको एक ही वक्त में जो है वो रिसीव होगा. नेटवर्क में ये टर्म काफी कॉमन है. द बैंडविड्थ ऑफ द शेयर्ड बस इज अ मेजर बॉटलनेक. सो जैसे यहाँ पे जिक्र हुआ है कि सब एक वक्त में इसको यूज नहीं कर सकते, सो दैट इज एक्चुअली द बैंडविड्थ लिमिटेशन, ठीक है. अगर एक यूज कर सकता है प्रोसेसर 0 फॉर एग्जांपल, तो वो डेफिनेटली शेयर्ड मेमोरी की कोई साइकिल रिक्वेस्ट अगर कर रहा है, मतलब उससे कोई डेटा सेंड कर रहा है या उससे कोई डेटा रिसीव कर रहा है, सो उस दौरान जैसे प्रोसेसर 1 ने इंतजार करना है, सो दिस इज द बॉटलनेक एट दैट टाइम की प्रोसेसर 0 सिर्फ जो है उसके ऊपर 7, 8 या 16 या जितने भी बिट्स आप उसके ऊपर सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब बस की विड्थ के ऊपर डिपेंडेंट है. लेकिन बैंडविड्थ से मतलब यहाँ पे ये है कि उसके ऊपर कोई शेयरिंग नहीं हो सकती है. टिपिकल बस बेस्ड मशीन्स आर लिमिटेड टू डजन्स ऑफ नोड्स. मतलब ये कि कुछ ही डजन्स होंगे, ज्यादा नहीं हो सकते. ऑफ कोर्स ये नहीं है कि आपके पास 2 या 4 या अगर 16 आपके पास कोर्स हो जाएं या प्रोसेसर्स हो जाएं, तो वो एक बस किस्म की जो टोपोलॉजी है उसको यूज नहीं कर सकते. डेफिनेटली वो फिर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्केलेबिलिटी को इंक्रीज करते जाते हैं, इसकी परफॉर्मेंस जो है वक्त के साथ साथ और भी डिग्रेड होती जाती है. सो जनरली आपको काफी सारे पुराने आर्किटेक्चर्स इस तरह के मिलेंगे क्योंकि ये काफी सिंपल है. वक्त के साथ साथ जब इसके ऊपर रिसर्च होता गया और इम्प्रूवमेंट आती गई, दूसरी स्ट्रेटेजीज हमने डिवाइस की, सो buses were not the only topologies that we could use, and we came to the crossbar topology. crossbar topology में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके पास प्रोसेसिंग जो एलिमेंट्स है वो लेफ्ट साइड पे है और आपके पास जो मेमोरी यूनिट्स है या बैंक्स है, मॉड्यूल्स हैं, वो आपके राइट साइड पे है, ठीक है. और एक इंटरकनेक्शन होती है बिटवीन एनी प्रोसेसर. फॉर एग्जांपल प्रोसेसर 0 कैन कनेक्ट टू एनी ऑफ दीज मेमोरी मॉड्यूल्स. और ऑफ कोर्स कोई भी एक कनेक्शन है वो एक स्विच की तरह का काम करता है. दैट्स व्हाई द क्रॉस बार इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्विच्ड यू कैन से इंटरकनेक्शन नेटवर्क. सो स्विचिंग एलिमेंट यहाँ पे एक यूज होता है, एंड इफ फॉर एग्जांपल प्रोसेसर 6 wants to connect to memory module 5, तो यहाँ पे ये जो स्विच होगा वो यहाँ पे enabled हो जाएगा, and this connection would be
लाइक अ शॉर्ट सर्किट, और 6 से 5 तक जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके ऊपर रीडिंग या राइटिंग जो है वो हो सकती होगी। So network topology is P into M. For example, supposing कि जी आपके पास P number of processors हैं and M number of आपके पास memory modules हैं, आपके पास ये ग्रिड बन जाएगा इतने सारे स्विचेस का, ठीक है जी। सो जनरली जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी हमारे पास अगर 4 इनपुट्स हैं तो हम 4 आउटपुट्स डिस्कस करेंगे, या अगर 8 इनपुट्स हैं तो 8 आउटपुट्स डिस्कस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसकी कॉस्ट जो है वो फॉर प्री प्रोसेसर इट वुड गो फॉर टू एन ऑर्डर ऑफ पी स्क्वायर, मतलब एज्यूमिंग ये कि अगर हमारे पास p number of processors हैं तो हमारे पास p number of memory modules भी है, और in other case you can simply assume that p and m are equal, that's why this is p square। लेकिन अगर हमारे पास p and m are different then the grid would be of switches would be p into m actually, ठीक है। So this is generally difficult to scale for large values of p because आप इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं बना सकते, इट्स मोर लाइक अ फुल मैश जिसमें से हर एक नोड हर दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है। तो ऑफ कोर्स आपकी स्विचेस की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, और फिर ये फॉर फ्यू हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर्स इट वुड सिंपली नॉट बी पॉसिबल। दैट्स व्हाई अगर आप प्रोसेसर्स की बात करें ऑन ए सर्वर, तो उधर काफी सारे प्रोसेसर्स होते हैं यूजुअली इन मैग्नीट्यूड ऑफ हंड्रेड्स। उधर आपके लिए क्रॉस बार की इस टोपोलॉजी को यूज करना जो है वो इंतहाई ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बोथ बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड बिकॉज ऑफ द आर्किटेक्चर, जो कि उसका स्पेस कंजप्शन भी फिर ज्यादा होती जाती है। तो आपके लिए उसको आर्किटेक्ट करना इतनी छोटे स्पेस में फिर पॉसिबल नहीं हो जाता। Crossbars have excellent performance scalability but poor cost scalability। जैसे डिस्कस किया कि क्रॉसबार्स में आपके पास कॉस्ट ज्यादा होगी, परफॉर्मेंस तो आपकी एक्सीलेंट होगी क्योंकि आपको डायरेक्टली डेडिकेटेड जो है वो आपको एक लाइन मिल रही है, ठीक है, लेकिन कनेक्शन मिल रहा है, लेकिन उसका जो नुकसान है वो ये है कि पैसे आपके अच्छे खासे फिर उसकी इस पे लिखेंगे, और बसेस जो है उसकी कंप्लीट ऑपोजिट है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। And one of the most commonly used multi-stage interconnect is the Omega network. And this is where most of the lecture will be focused actually, कि आपने ये देखना है कि ओमेगा नेटवर्क जो है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। दिस इज समवेयर गोइंग इन द मिडल ऑफ बोथ ऑफ दोस टू स्ट्रेटजीज एंड दिस सीम्स मोर इंट्यूटिव, ठीक है। सो विल सी कि ये किस तरह से जो है वो काम कर रहे हैं। दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लॉग पी स्टेजेस। जितने आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं उसका अगर आप लॉग लेंगे तो आपके पास उतने नंबर ऑफ स्टेजेस जो है वो यहाँ पे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल if we take a look at this diagram, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास 0 से लेके 7 तक इनपुट्स हैं और 0 से लेके 7 तक आउटपुट्स हैं। तो मतलब ये है कि आपके पास टोटल नंबर क्या है वो 8 है, ठीक है। लेकिन अगर आप log add to the base 2 लेंगे तो आपके पास बेसिकली 3 बनता है, and as you can see this is the first stage, this is the second stage and this is the third stage। तो जो आपको फॉर्मूला यहाँ पे नजर आया, ठीक है जी, जो आपको फॉर्मूला यहाँ पे नजर आया कि जी आपको इतने स्टेजेस जो है वो बनाने पड़ेंगे इस नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी मॉड्यूल्स। तो दैट वुड यूज द फॉर्मूला log p स्टेजेस, ठीक है, वेयर p इज द नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला जो है वो इस पर्पस के लिए है कि ये कनेक्टिविटी एक्चुअली होती कैसे है, ठीक है, कि कौन से इनपुट को आपने कौन से आउटपुट के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। वो जो आपने वहां पे रैंडम किस्म के इनपुट्स को रैंडम आउटपुट्स पे जाके कनेक्ट होते हुए देखा है, वो आप रैंडमाइजेशन करते कैसे हैं और क्यों करते हैं, वो इस फॉर्मूला के थ्रू करते हैं। यहाँ पे आई जो है वो आपको इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है और जे आपको जो है वो आउटपुट बता रहा है कि कौन सा इनपुट जो है वो कौन से आउटपुट के साथ आप जाके कनेक्ट करेंगे। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है लेकिन उसके अलावा एक और सिंपल तरीका है जो कि अगली स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूंगा। बिफोर दैट लेट्स लुक इनटू दिस फॉर्मूला कि अगर इनपुट नंबर आई है तो उसके साथ वो कौन से आउटपुट के साथ कनेक्ट करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो इनपुट नंबर कौन सा है। सो आपके पास अगर टोटल 8 इनपुट्स हैं तो आप ये देखेंगे कि 0 से लेके 3 तक जो इनपुट्स हैं विच इज बेसिकली 0 आई बिटवीन 0 एंड p डिवाइड बाई 2 माइनस 1। सो अगर आप फॉर एग्जांपल p को 8 कंसिडर करते हैं, ठीक है, so that's why you have an input from 0 to 3 actually। so मतलब ये है कि हाफ जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उसके साथ आपने सिंपली एक 2 मल्टीप्लाई कर देना है तो वो उस आउटपुट पे चला जाएगा। मतलब ये कि अगर i की वैल्यू 0 है तो मतलब ये कि वो j की वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। लेकिन अगर i की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है, so 1 मल्टीप्लाई बाई 2, so input 1 would correspond to output number 2, ठीक है।
और अगर i की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 है, so 3 for that matter would correspond to 3 into 2 6, ठीक है. So it would actually be uh, uh, forwarded to the output number 6 and so on and so forth. Of course this is for p by 2 minus 1, ठीक है, इस लिमिट के अंदर ही है. और अगर आपके पास जो इनपुट नंबर जो है वो p by 2 i अगर आपके पास इस रेंज में है कि p by 2 से लेके p minus 1 तक है ओवरऑल, ठीक है, तो आपने फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें आपने i के साथ 2 मल्टीप्लाई करके उसके साथ 1 ऐड कर देना है और इवेंचुअली उससे एक p माइनस कर देना है. नाउ दिस सीम्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड आइडिया, बट टू सिंप्लीफाई इट लेट्स लुक एट दिस डायग्राम. ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड पे जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो हमारे इनपुट्स हैं और राइट साइड पे जो हमें नजर आ रहा है वो हमारे आउटपुट्स हैं. ठीक, इनको हमने 3 बिट्स के फॉर्म में जो है वो यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए जो है वो ऐड रिप्रेजेंट किया है, जो कि काफी आसानी करेंगे इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, ये इसलिए हमने ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे की है. सो 000 वुड करस्पॉन्ड टू 000. हाउ वुड यू नो कि कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट पे जाएगा? आपने सिंपली एक लेफ्ट शिफ्ट करना है या एक लेफ्ट रोटेट करना है. सो ऑफ कोर्स अगर आप 000 को लेफ्ट रोटेट करेंगे बाय 1 बिट तो आपके पास 000 ही आएगा. ठीक है जी. सो दैट्स व्हाई इनपुट 0 वुड करस्पॉन्ड टू आउटपुट 0, which is exactly this the case over here as well. अगर आप i को 0 करते हैं तो आपके पास j भी 0 आएगा. Now if we do like this कि हम input 1 को लेंगे तो 1 is represented in 3 bits as 001. 001 को अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 टाइम तो क्या चीज बन जाएगी आपके पास 010, and as you can see 010 is actually equal to 2. So the input number 1 would correspond to output number 2. फिर अगर आप इनपुट 2 को लेंगे सो 010 इफ शिफ्ट लेफ्ट शिफ्टेड बाय 2 by 1 bit, so you can see it will become 100 and 100 is actually equal to 4. ठीक है, आप अगर आगे इसको देखेंगे 011 को, इसको अगेन आप लेफ्ट शिफ्ट करें तो ये 110 बन जाता है, इट्स इक्वल टू 6. उसके बाद फिर आपके पास लोअर हाफ के लिए जो फॉर्मूला है वो ये दूसरा वाला फॉर्मूला है. But again, you don't need to remember these things. You can simply use this strategy कि आप 100 को left shift करें. ठीक है जी. So 4 would actually become 001, and that's why input number 4 would correspond to output number 1. ठीक है जी. So अब अगर इसी strategy को मैं इस डायग्राम के थ्रू देखना चाहूँ तो इस डायग्राम में एक्चुअली जो इनपुट आउटपुट्स की मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपके ये वाले इनपुट्स इन वाले आउटपुट्स की तरफ नहीं, लेकिन ये जो स्विच पहले स्टेज ऑफ स्विचेस हैं इनके साथ जो है वो कैसे कनेक्टिविटी हो रही है. ठीक है, सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास जो इनपुट नंबर 1 है वो आप देख रहे हैं कि वो आपके आउटपुट नंबर 0 1 2, ठीक है, इसके ऊपर जा रहा है. सो सिंपली दैट 2i फॉर्मूला जो कि हमने वहां पे देखा है कि इनपुट नंबर I which is 1, so 2 into 1 would be actually equal to what? 2. ठीक है जी, which is actually 0 1 and 2. ठीक है जी. So by 2 output I actually mean the second output. So और जिस तरह से पहले स्टेज के ऊपर ये इनपुट जो है वो इन आउटपुट्स के साथ कनेक्टेड है, उसी तरह से ये इसका जो पहले स्टेज का जो आउटपुट है इट इज कंसिडर्ड एज द इनपुट फॉर द सेकंड स्टेज इनपुट ऑफ द स्विचेस. ठीक है जी. तो ये तमाम कनेक्टिविटी बेसिकली एक दूसरे की रेप्लिकास हैं. जैसे कि ये स्टेज जिस तरह से काम कर रहा है उसी तरह से ये स्टेज भी काम कर रहा है और उसी तरह से ये स्टेज भी काम कर रहा है. द इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द डिफरेंट स्विचेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड इवेंचुअली जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दिस इज डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द मेमोरी मॉड्यूल. सो द आउटपुट ऑफ स्टेज 3 स्विचेस इज एक्चुअली डायरेक्ट कनेक्शन टू द मेमोरी मॉड्यूल्स. अब इसको फर्दर डिटेल में आगे जाके हम एक और डायग्राम के थ्रू इंशाल्लाह देखेंगे, उससे ये चीज और भी क्लियर हो जाएगी. So let's take a look at this diagram. इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास 000 का जो इनपुट है वो 000 के आउटपुट के साथ जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही वो 001 हो जाता है आपका इनपुट, सो इट गोज टू द फर्स्ट इनपुट ऑफ स्टेज 1 स्विच. ठीक है जी, विच इज द सेकंड स्विच एक्चुअली. और फिर अगर आपने इसको कनेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वी वांट टू कनेक्ट इट to this output. Let's suppose आप चाह रहे हैं कि आप मेमोरी मॉड्यूल दिस 0 1 2 3 4, ठीक है जी,
आप चाहते हैं कि मेमोरी मॉड्यूल 4 से आपको ये रिक्वेस्ट करे फ्रॉम द प्रोसेसर नंबर 1, ठीक है जी, एंड दिस इज प्रोसेसर 0, सो प्रोसेसर 1 के थ्रू आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं टू प्रोसेस नंबर 4। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी जो है वो किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका एक बहुत सिंपल सा जो है वो फॉर्मूला है, वो इस तरह से आप ये कनेक्टिविटी जो है एस्टेब्लिश करेंगे कि प्रोसेसर 1 से जो है वो आप क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दिस वुड डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू सम इनपुट, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे, अब यहाँ से आपने यहाँ तक कैसे पहुंचना है, फॉर दैट देयर इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी एंड दैट इज यू सी दिस इज 1 0 0, ठीक है। सो 1 का मतलब ये है कि ये जो दो इनपुट्स बेसिकली जो यहाँ पे इस स्विच का जो आउटपुट है विच इज बेसिकली एज इनपुट टू द सेकंड स्टेज स्विचेस, सो इसके जो दो इनपुट्स हैं, ठीक है, सॉरी जो आउटपुट्स हैं, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, you label them as 0 and 1. So since this is a 1, we will select this output which is going to be used as the input for the next stage of switch, ठीक है। सो आपने इस 1 को करस्पॉन्ड किया इस 1 के साथ, और आगे फिर आप देख रहे हैं 0 और 0, सो इफ दिस इज अगेन a 0 and a 1, ठीक है जी। सो आपने ये वाला 0 सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि ये वाला 0 जो है वो आके इसके साथ कनेक्ट होगा, और अगेन अब फिर 0 और 1 में आपने कौन सा वाला यूज करना है, अगेन 0 बिकॉज द थर्ड वन इज आल्सो 0, सो यू हैव रीच्ड फ्रॉम प्रोसेसर 1 टू मेमोरी मॉड्यूल नंबर 4, ठीक है। और अगर आप इस तरह से कोई और जो है वो सपोज आप करना चाह रहे हैं 101 को भी अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज टू दिस मेमोरी मॉड्यूल, तो अगेन उसका अपना एक तरीका है कि जी यहाँ से इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। आई एम सॉरी अबाउट द ग्लिचेस, आई एम रियली नॉट श्योर हाउ टू फिक्स दिस, but I'll try to clean it and try to organize it in such a way कि आप लोग को देखने के लिए आसानी हो। So 101 को इसके साथ ऑफ कोर्स कनेक्ट किया इस स्विच के साथ, अगेन फिर यहाँ पे 0 और 1 वाली वो स्ट्रेटेजी आप दोबारा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 है और उसके बाद फिर 0, सो इन द फर्स्ट प्लेस वी विल यूज दिस कनेक्शन, ठीक है जी। इस कनेक्शन को यूज किया वो उसके साथ हमें कनेक्ट कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर 0 है हमारे पास, इसको दोबारा 01 को अगर आप लेबल कर लें, सो आपके पास बेसिकली ये वाला कनेक्शन यूज होना है, और उसके बाद फिर दोबारा 1, सो यू कैन बेसिकली यूज दिस connection so in order to reach memory module number 5, ठीक है। और इसमें डेफिनेटली कुछ आपके पास एट टाइम्स ये भी पॉसिबल है कि आपके पास एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से हो सकता है कि सपोज एक रिक्वेस्ट इस प्रोसेसर से आ जाए और सपोज दूसरी रिक्वेस्ट इस प्रोसेसर से आ जाए, और वो दोनों जो है वो चाह रहे हो कि वो इधर कोई एक मेमोरी मॉड्यूल को एक्सेस कर ले, और इस तरह से एक्सेस कर ले कि दोनों को शायद इवेंचुअली इस लिंक की जो है वो जरूरत पड़ जाए। सो अगर दोनों को इस लिंक की जो है वो जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि एक ही टाइम पे दोनों इस लिंक को डायरेक्टली जो है वो यूज नहीं कर सकते होंगे। सो उधर कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो यहाँ पे आपको या तो बफर्स या क्यूज ऐड करने पड़ेंगे, या तो फिर आपको जो है वो टेम्परेली इन दोनों में से एक रिक्वेस्ट को बेसिकली डिनाई करना पड़ेगा, या रिजेक्ट करना पड़ेगा, या ड्रॉप करना पड़ेगा। और जैसे ही कोई एक रिक्वेस्ट जो है वो एंटरटेन हो जाए, तो उसके बाद फिर किसी दूसरे प्रोसेसर की रिक्वेस्ट को जो है वो उसके बाद आप एंटरटेन कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स अगर आप क्यूज ऐड करेंगे तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा, क्यूज नहीं ऐड करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस किसी हद तक डिग्रेड होगी। An Omega network has p/2 log p switching nodes, ठीक है जी। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्विचिंग नोड्स कितने हैं, इन केस अगर हम यहाँ पे p को 8 कंसिडर कर लेते हैं, सो 4 into log p which is basically equal to 3 in this case because log 8 to the base 2 is actually 3, so 4 into 3 is actually 12। तो अगर आप टोटल स्विचिंग नोड्स को देखते हैं, 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे हैं, तो आपके पास टोटल जो है वो 12 स्विचिंग नोड्स हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ सच ए नेटवर्क ग्रोज एज p log p, ठीक है जी। सो नेटवर्क का जो टोटल साइज है वो ग्रो करता जाता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला विच इज p log p, 8 into 3 is actually equal to 24। सो आपके पास जो नंबर ऑफ जो कॉस्ट इसके साथ बढ़ेगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय p log p which is in this case 24।
ओके। सो यहाँ पे कुछ उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल जो है वो सर्वर्स की जो है वो कोट की हैं जो कि ओमेगा नेटवर्क को एक्चुअली यूज करते हैं। यू कैन एक्चुअली डू दैट एक्सरसाइज योरसेल्फ एंड आई एम थिंकिंग कि मैं आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट इस तरह से एक्चुअली बना दूं जिसमें आप लोगों को मैं एक टास्क दूं, एक एक्सरसाइज हो कि आप देखें कि आजकल के सिस्टम जो है वो किस तरह की इंटरकनेक्शन नेटवर्क की टोपोलॉजी को यूज करते हैं और मुख्तलिफ सर्वर्स की आप देख लें। ऑनलाइन आपको ये सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी, उसकी कनेक्टिविटी को आप देख लें या देख लें कि आजकल के डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कौन कौन सी जो है वो कनेक्टिविटी को एक्चुअली यूज करते हैं। सो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू ऑब्जर्व कि आजकल कौन से ज़्यादा कॉमन है या फिर कोई हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। जो भी डिटेल है आई थिंक यू कैन सिंपली लुक इट अप एंड यू कैन फाइंड द रिजल्ट्स। सो इंशाल्लाह ये असाइनमेंट जो है मैं जल्दी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। Pi network is Omega network is much more interesting for large number of processors because large number of processors पे अगर आप shared bus use करेंगे so that's definitely not the right idea because performance बहुत ज़्यादा degrade होगा। cost तो ठीक है आपकी बचत हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक क्रॉस बार की तरफ जाएंगे तो उस पर आपका कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और डेफिनेटली आप लोगों को उस केस में कॉस्ट की वजह से सफर करना पड़ेगा। ओमेगा फॉर दैट इज द ऑप्टिमल चॉइस बिकॉज not all processors would be requesting at all time, and even if they are doing it, you can reduce the total number of cost by not implementing the n square number of connections. The problem in this case is the switches have to be fast enough because if your switching is slow, then definitely there will be more conflicts. अगर आप एक connectivity जो है इतनी तेजी से नहीं कर सकते between any processor and between any memory modules, then any other processor requesting for any access to any other memory module, so switching की वजह से टाइम अगर ज़्यादा लगता है तो आपको जो है वो सफ़र ज़्यादा करना पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस अगेन जो है वो डिग्रेड होती जाएगी। एंड ऑल्सो द विड्थ ऑफ द लिंक्स इज इम्पॉर्टेंट कि आप एक वक्त में कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है वो एक वक्त में ट्रांसफर कर सकते हैं पैरेलली रादर देन आप सीरियल जो है वो लिंक्स यूज करें जिसमें एक एक बिट जो है वो आप सेंड कर रहे हैं। And multiprocessor of type vector processors use instead crossbar because in that case you have only 32 processors. जब आपके पास number of processors, again this is not that many, like you are almost like 3 dozens of processors आपके पास यहाँ पे है, तो वो जनरली क्रॉस बार्स को यूज कर सकते हैं बिकॉज आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जैसे मैंने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर्स हों, उस केस में ऑफ कोर्स ओमेगा इज द ऑप्टिमल चॉइस फॉर दैट मैटर। और कुछ केसेस में आपके पास सिंक्रोनाइजेशन की इश्यूज अराइज हो सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन के लिए फिर आपको कोई स्पेशल कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है। अगेन जैसे मैंने बताया मोस्ट कॉमन जो कम्युनिकेशन है इट इज बिटवीन द सीपीयू एंड द मेमोरी, लेकिन अगर सिंक्रोनाइजेशन आपने करनी है तो सीपीयू टू सीपीयू भी आपको कुछ ट्रांसफर जो है वो करना पड़ेगा। फॉर दैट यू आर यूजिंग स्पेशल रजिस्टर्स rather than incorporating further or complexity in the interconnection network. So we will see that these details inshallah जब हम synchronization के problems को आगे जाके देखेंगे, but as of now just assume कि हमें registers के through इन problems को resolve करना है। So I would simply round this off, this entire you can say lecture for today with these with the review of what we did today. I think we have already gone through this कि जी crossbar जो है उनकी performance excellent है scalability point of view से, लेकिन cost point of view से वो बहुत ही ज़्यादा poor performance जो है वो आपको दे रहे होते हैं। अगर आप buses की बात करें तो cost उनकी excellent है because you have just that one bus, so आपका जो overall cost है वो कम से कम होता है। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी नहीं है, मतलब सिंप्लिसिटी है उसको इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है as the scalability would increase. And the third one common जो यूज होता है वो मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क है जो कि ओमेगा नेटवर्क है, और उसके बारे में आपने ऑलरेडी देख लिया कि जी आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस हैं वो log p है और p जो है वो नंबर ऑफ इनपुट से आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा नेटवर्क में आपके पास इतने टोटल स्विचेस बन सकते हैं, ठीक है जी। स्विचिंग नोड्स जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा जो कि 12 बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल दैट वी डिस्कस्ड, जो कि आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है। एज यू कैन सी ये वही लाइन है जो कि हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्विचिंग नोड्स 12 बन सकते हैं और नेटवर्क का जो कॉस्ट है वो ग्रो करेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला विच इज p log p।
to the base 2 of course. आगे डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है, बट लेट्स लीव दिस फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. आई थॉट कि हमारे पास इतना टाइम बच जाएगा, बट इट टुक मी सम टाइम एंड आई डोंट वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द लेक्चर टू मच so that it would be difficult to focus on all these topics. So inshallah अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे. सो होपफुली इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इंशाल्लाह वो फिर हम मीट के सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.